आज हमारा जो टॉपिक है जी वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जिसका हमने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि जी हम इसको स्टडी करेंगे। तो हमने पहले ना लॉ ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट को अलग-अलग देखा था। वो आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ लग जाए। फिर हमने उसके अंदर ये बात की थी कि भाई आपको ये ना अलग-अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट रिटर्न होता है ना, ये आपको इस तरह शॉर्ट रन में नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि फैक्टर जब सब्स्टिट्यूट हो रहे होते हैं तो उसको इसको ट्रेस करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए हमने कहा कि भाई ये तीनों चीज़ों को अलहदा देखने की निस्बत बेहतर ये है कि आप एक ही लॉ की शक्ल में इसको समझें, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आपको ये कहता था कि जब भी आपने एक फिक्स फैक्टर के साथ अपने वेरिएबल फैक्टर को लगाएंगे तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट भरेगी, और फिर उसके बाद जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इसकी बात हमने पहले कर ली थी, वो तंदूर वाली जो मिसाल आपको दी थी उसको आप सुन लें दोबारा। तो आपको पता है जब हमारे फिक्स फैक्टर ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। बेनहेम की डेफिनेशन में से पढ़ लें, आपको मैंने समझा दी है। तो यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। तो अब इसकी कुछ अजम्पशन हैं, ये बड़े ध्यान से समझनी है आपने कि ये क्या होती हैं। अजम्पशन में सबसे पहले देखें जी, हमारी पहली अजम्पशन है कि नो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट। हम कहते हैं कि जी इस लॉ को होल्ड होने के लिए साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट उस टाइम पर नहीं होनी चाहिए, ये हेल्ड कांस्टेंट करनी है। क्योंकि अगर साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो फ़र्ज़ करें, देखें ना, कि अगर एक तंदूर पर दस बंदे जो है वो 200 रोटियां बनाते हैं, आपने साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट कर दी, आपने तंदूर लगा लिया ऑटोमेटिक, अब एक बंदा 500 नान बनाएगा तो ला तो होल्ड नहीं करेगा। आपने तो लेबर कम की और मार्जिन प्रोडक्ट बढ़ गई है। हमने तो कहा था भाई लेबर कम करेंगे तो मार्जिन प्रोडक्ट कम हो जाएगी। यानी कि जूं जूं आप अपना मार्जिन प्रोडक्ट लगाते वेरिएबल फैक्टर लगाते जाते हैं, आपकी मार्जिन प्रोडक्ट गिरती जाती है ना। तो आपने तो बंदा कम किया है, तो मार्जिन पर जाके गिरने के भर गई है। वो 300 बनाते थे, ये अकेला 500 बना देता है, तो इसलिए फिर लॉ होल्ड नहीं करता। अगली चीज़ देखिए जी, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। अगर आप फिक्स फैक्टर को ही चेंज कर देंगे तो तब भी लॉ होल्ड नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर हमने मिसाल ली थी कि जी हमारे पास एक तंदूर है, ठीक है, उसके ऊपर हमने 5 बंदे 6 बंदे लेबर लगाई हुई और पैदावार हासिल कर रहे हैं। आपने तंदूरी नई दुकान किराए पर लेकर वहाँ पर एक और तंदूर लगा लिया, तो आपकी पैदावार तो बढ़ जाएगी, तो लॉ तो फिर होल्ड नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि एक फिक्स फैक्टर लेकर उसके ऊपर आपने लॉ को अप्लाई करना है। आपने फैक्टर चेंज नहीं करना, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं करना, लैंड कैपिटल ये चीज़ें चेंज नहीं करने, अगर करेंगे तो फिर आप उसको लॉन्ग रन में चले जाएंगे, वो शॉर्ट रन से निकल जाएगा, और ये शॉर्ट रन का लॉ है। उसके बाद अगली चीज़ देखें जी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारा ये अजम्पशन होती है कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं, मतलब वो एक की जगह दूसरा बंदा काम कर सकता होता है। होमोजीनियस यूनिट्स का मतलब है कि वेरिएबल फैक्टर। होमोजीनियस यूनिट का मतलब ये नहीं है कि जो पैदावार है वो होमोजीनियस है। मिसाल के तौर पर अगर आप नान बना रहे हैं तो सारे नान एक जैसे हैं, ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आपका जो वेरिएबल फैक्टर है भाई वो सेम होना चाहिए, मतलब आपके तमाम वर्कर जो हैं वो एक ही फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी के मालिक होने चाहिए। अगली चीज़ के जो शॉर्ट रन के, इसकी मैंने आपको पहले दिन बताई थी कि अगर आपको फिक्स फैक्टर नज़र आ जाएगा तो याद रखें वो शॉर्ट रन होगा। और आप ज़रा इधर इसको देखें, देखिए ये देखें कि हमने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास जो लैंड है ना वो 10 एकड़ है। जब ये फिक्स फैक्टर लग गया, इसका मतलब है जी कि ये कौन सा लॉ बन गया, ये शॉर्ट रन का लॉ बन गया। अब इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में समझना, आपने सबसे पहले आपने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगा दिए, मतलब मजदूर लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 लगा ली, ठीक है। इसको अभी नहीं देखना आपने, इसको भी नहीं देखना, क्लियर हो गया बात। सिर्फ और सिर्फ एमपी को देखना। अब एमपी को याद करने के लिए एग्जाम के लिए आप अपने जहन में ये रखें कि जिस तरह हमने इंक्रीजिंग रिटर्न में देखा था, याद है ना, अकेला इंक्रीजिंग रिटर्न देखा था ना, तो उसमें आपने क्या करना है कि पहले 3 में ना मार्जिन प्रोडक्ट को बढ़ा देना है, 2 4 6, ठीक है, बढ़ा देना है, चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे 5 10 15 कर लें। मिसाल में यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेता हूँ, आप 5 10 15 कर लें। उसके बाद आपने बढ़ाने के बाद ना फौरी तौर पर इसको गिराना है, मसलन 6 यही वाला ले लेना है, 4 2 0, ठीक हो गया। 5 10 15, 10 5 0। अगर आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं, ओके हो गया। और उसके बाद आपने नेगेटिव रिटर्न कर दिया। वैसे कांस्टेंट आपको देखा ना, नहीं ना नज़र आ रहा कांस्टेंट आपको, यही बात हम पहले करके आए थे, ओके हो गया। मार्जिन समझ लग गई आपको। अब मार्जिन बता आपने बनानी टोटल, जो पहले पर होगा वही इधर होगा, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ की अगर मैं 5 लेता हूँ तो मैं यहाँ पर भी क्या लूँगा, 5। अब 2 जमा 4 6, 6 जमा 6 12, 12 जमा 4 16, 16 जमा 2 18, 18 जमा 0 और -16, ठीक हो गया जी, 16 हो गया। अगर मैं ये ले रहा हूँ तो 5 जमा 10 15, 15 जमा 15 30, 30 जमा 10 40, 45, 45 और फिर
-5 करूँगा तो यहाँ पर 40। ठीक है, एवरेज कैसे निकलती है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। ओके जी, अब देखें जी, ये टोटल प्रोडक्ट है, 1/2 किया 2 आ गया, 6/2 किया 3 आ गया, 12/3 4 आ गया, 16/4 4 आ गया, इसमें ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इसको करना है ड्रॉ। ड्रॉ बड़े एहतियात से आपने करना है जी। ये देखें, हमने जहाँ पर ले ली जी अपने वेरिएबल फैक्टर ले ली, और जहाँ पर हमने वैल्यूज़ ले ली 3 6 9 तक वो सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएँ। अब आप देखें कि पहली वैल्यू पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर 2 2 तीनों वैल्यू 2 थी। लें जी, अब पहले पर हमने ये 2 ले लिया। इस तरह दूसरे पर क्या वैल्यू थी हमारी? मार्जिनल कितना था? 4, टोटल 6 था और ये 3 था। अब इधर देखें, 2 के ऊपर ये और ये, ठीक है जी, वो 6 था ये टोटल आपका, और आपका एवरेज कितना था? 3 था, और ये 2 था। ठीक है, इस तरह आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास ये रवैया बन जाएगा। ठीक हो गया जी, ये सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ नहीं इसके अंदर। अब जब आपने ये ड्रॉ किया ना, तो आपने एक चीज़ देखी कि एक ये स्टेज ऐसी निकली जिसके अंदर हर चीज़ बढ़ रही है, टीपी भी इंक्रीज़ हो रही है, एपी भी हो रही है, एमपी भी हो रही है। इसको हम कहते हैं जी स्टेज 1, जिसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद आप ये देखें, दूसरी स्टेज ऐसी आई है कि उसके बाद एमपी गिरना शुरू हो गया, एपी का फ्लो भी जो जो यहाँ पर इंक्रीजिंग था, अब वो इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रिटर्न हो गया। टीपी की शेप भी क्या हो गई? इंक्रीज विद डिक्रीजिंग ट्रेंड। हो इंक्रीज रहा है लेकिन ट्रेंड क्या है? डिक्रीजिंग। लेकिन इसको हम कहेंगे सेकंड स्टेज। और तीसरी में हमने क्या देखा? टीपी भी गिर रहा है, एपी भी गिर रहा है, और एमपी नेगेटिव हो गया। समझ आ गई आपको? तो इसलिए याद रखें कि जब भी हमने थ्योरी में देखना है तो आप एक बात को हमेशा समझें कि आपने जब भी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए किसी इंटरव्यू में कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हमारा प्रोड्यूसर किस स्टेज में प्रोडक्शन करता है, तो आपने उससे कहना जी हमारा प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करेगा। तो वो आपको ये बात कहेगा कि भाई क्यों, वहाँ पर तो चीज़ें गिर रही हैं, तो वो उससे क्या ज़रूरत है डिमिनिशिंग रिटर्न में पैदावार हासिल करने की? तो इसका जवाब आपने ये देना है कि अगर वो 3 पर रुक जाता है, 3 लेबर लगाने पर रुक जाता है, तो उसमें आप देखें कि अभी आपके प्लांट में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि आप अगर यहाँ रुकेंगे तो 12 की पैदावार पर रुक जाएंगे ना। अगर आप 3 पर रुकते हैं तो आपकी कितनी पैदावार पर रुकी हैं? 12 यूनिट पैदावार हासिल कर रहे हैं। आपने उससे कहना है कि जनाब अभी हमारे प्लांट में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि हम अपने मार्जिनल और एवरेज अगरचे गिर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव हैं, अगरचे गिर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव है, हम अपने प्लांट के 6 लेबर लगाकर 18 की पैदावार हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम जो है वो अपने आप को 3 की पैदावार पर रोक लें। ठीक हो गया? तो ये हम इस पोर्शन में रहना पसंद करेंगे। बेसिकली ये हिस्सा जो होता है ना, ये आपको ये कांस्टेंट रिटर्न को ही शो कर रहा होता है। कांस्टेंट रिटर्न को कौन शो कर रहा था? ये वाला हिस्सा जहाँ पर ये आपकी टीपी सेम हो जाती है ना, यहाँ पर आपको कांस्टेंट रिटर्न नज़र आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट रन के अंदर आपको इतनी आसानी से नज़र नहीं आता। ये हम बना तो लेते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं तो ये शॉर्ट रन के अंदर आपको कांस्टेंट रिटर्न इतनी ईजीली नहीं मिलता। ठीक हो गया? तो तीसरी स्टेज में कभी भी नहीं पैदावार करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मार्जिन प्रोडक्ट नेगेटिव हो गई है। ठीक है, तो सेकंड प्रोडक्ट स्टेज में करेंगे क्योंकि हमारे प्लांट में प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मौजूद है, इसलिए हम उसको ऑप्टिमम पैदावार पर लेकर जाएंगे, ना कि उसको लेस देन ऑप्टिमम पर प्रोड्यूस करें। इसलिए हम सेकंड स्टेज के अंदर प्रोडक्शन करेंगे।